शादी का शोर शराबा, चकाचौंध रोशनी और मिठाइयों की मिठास अब बहुत पीछे छूट चुकी थी। रात के 2 बज रहे थे। आसमान में चांद बादलों की घनी चादर के पीछे छिपा था, जिससे पूरी सड़क एक गहरे स्याह गड्ढे जैसे लग रही थी। हवा में एक अजीब सी सिरहन थी जो त्वचा को चीर कर हड्डियों तक पहुंच रही थी। अंकित अपने पिता के पीछे बाइक पर बैठा था। उसके पिता, जो आमतौर पर शांत और संयमित रहते थे, आज कुछ बेचैन दिख रहे थे। बाइक के इंजन की गड़गड़ाहट उस सन्नाटे को चीर रही थी, लेकिन वो आवाज़ भी किसी तरह अधूरी लग रही थी। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ों की कतारें थी, जिनकी टहनियाँ झुककर एक दूसरे से ऐसे मिल रही थी मानो उन्होंने ऊपर एक प्राकृतिक सुरंग बना रखी है। वे टहनियाँ हवा में धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें सहला रहा हो। अंकित ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा। उसकी पकड़ मजबूत थी, शायद डर की वजह से, या शायद उस ठंड के कारण जो अचानक बढ़ गई थी। पापा, क्या हम रास्ता भटक गए हैं? अंकित की आवाज़ कांप रही थी। उसने महसूस किया कि उसके पिता ने जवाब देने में थोड़ी देर की। उनकी पीठ और सख्त हो गई थी। नहीं, यही रास्ता है, बस थोड़ा लंबा है, लेकिन यह शॉर्टकट है। पिता की आवाज़ में वो आत्मविश्वास नहीं था जो आमतौर पर होता है। उसमें एक अनकही घबराहट थी। बाइक की हेडलाइट की रोशनी सड़क के किनारे एक छोटे से हिस्से को उजागर कर रही थी, और उसके आगे सिर्फ घना अंधेरा, दम घोटने वाला अंधेरा था। अचानक हेडलाइट की रोशनी में कुछ दिखा। सड़क के बीचों बीच एक आकृति खड़ी हुई थी। वो धुंधली थी, लेकिन उसका आकार इंसानी था। जैसे ही बाइक करीब आई, पिता ने जोर से ब्रेक मारा। टायर सड़क पर रगड़ते हुए एक तीखी चीख जैसी आवाज़ के साथ रुक गए। अंकित झटके से आगे की ओर झुका और लगभग गिरते गिरते बचा। कौन है वहाँ? पिता ने चिल्लाकर पूछा। उनकी आवाज़ रात के सन्नाटे में गूंजी और फिर वापस लौट आई, जैसे जंगल ने उस आवाज़ को निगल लिया हो। वो आकृति धीरे धीरे बढ़ी। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी त्वचा राख जैसी धूसर और झुर्रीदार थी, जो हड्डियों से चिपकी हुई थी। उसकी आंखें नहीं थी, बस 2 गहरे काले गड्ढे थे, जिनसे कोई काला गाढ़ा तरल रिस रहा था। उसके हाथ असमान रूप से लंबे थे और उंगलियों के सिरे नुकीले नाखूनों में तब्दील हो चुके थे। उसके मुंह से एक अजीब सी गीली घरघराहट निकल रही थी, जैसे कोई गले में जमा बलगम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। अंकित की सांसें थम गईं। उसके गले में एक सूखापन महसूस हुआ। उसने अपने पिता की कमीज को कसकर पकड़ लिया। वो पिशाच धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके चलने का तरीका अजीब था। उसके जोड़ हर कदम पर कड़कड़ा रहे थे, जैसे सूखी लकड़ियां टूट रही हों। पापा, पापा चलिए यहाँ से जल्दी, पापा यहाँ से जल्दी चलिए, अंकित चिल्लाया। उसकी आवाज़ में अब शुद्ध डर था। पिता ने तुरंत गियर बदला और एक्सीलेटर घुमाया। बाइक एक झटके के साथ आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो उस आकृति के पास से गुजरे, एक बर्फीला हाथ अंकित की बाँह को छू गया। वो स्पर्श इतना ठंडा था कि अंकित को लगा जैसे उसकी खाल जम गई हो। उसने एक चीख मारी और पीछे मुड़कर देखा। वो पिशाच अब सड़क पर नहीं था, वो गायब हो गया था। लेकिन जैसे ही अंकित ने वापस सामने देखा, उसने पाया कि वो चीज़ अब उनके ठीक बगल में हवा में तैरते हुए चल रही है। उसकी लंबी पतली उंगलियां हवा को चीर रही थी, और उसकी वो भयानक बिना आंखों वाली नज़र सीधे अंकित पर टिकी थी। ये क्या चीज़ है पापा? अंकित की आवाज़ अब एक फुसफुसाहट बन गई थी। चुप रहो और कसकर पकड़ो, मैं इसे पार कर लूँगा। पिता ने बाइक की गति बढ़ा दी। इंजन अब अपनी पूरी क्षमता पर चिल्ला रहा था। हवा उनके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन वो हवा अब ठंडी नहीं, बल्कि सड़ी हुई लाशों जैसी बदबू से भरी हुई थी। वो गंध इतनी तीव्र थी कि अंकित को मिचली आने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी पुराने कब्रिस्तान के बीच से गुजर रहा हो, जहाँ हजारों साल पुराने शव सड़ रहे हों। अचानक बाइक का इंजन एक अजीब सी आवाज़ के साथ झटके लेने लगा। हेडलाइट टिमटिमाने लगी। रोशनी कभी तेज होती तो कभी पूरी तरह गायब हो जाती। हर बार जब रोशनी गायब होती, वो पिशाच उनके करीब और आ जाता। एक फटी हुई आवाज़ अंकित के दिमाग में गूंजी, जैसे हजारों कांच के टुकड़े एक साथ रगड़े जा रहे हों। तुम मेरे नक्के में हो। अंकित का सर डर से जम गया। उसे महसूस हुआ कि वह पिशाच अब केवल उनके साथ नहीं चल रहा है, बल्कि वह उनके डर को भी पी रहा है। जितना अधिक अंकित डरता, वो आकृति उतनी ही अधिक शक्तिशाली और स्पष्ट होती जाती। पापा,
ये हमसे बात कर रहा है, ये हमें मार देगा। अंकित रोने लगा। उसके आंसू ठंडी हवा में जम रहे थे। पिता ने घबरा कर इधर उधर देखा। सड़क अब और भी सक्रिय हो गई थी और पेड़ अब उनके ऊपर झुककर उन्हें घेर रहे थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और बाइक का टायर फट गया। बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे घुस गई। दोनों पिता पुत्र जमीन पर लुढ़क गए। सन्नाटा फिर से लौट आया, लेकिन यह सन्नाटा शांतिपूर्ण नहीं था। ये शिकारी का सन्नाटा था। अंकित ने देखा कि उसके पिता बेहोश पड़े हुए हैं। उनके माथे से खून की एक पतली धार बह रही है। वो अकेला था। उसने घबराकर अपने चारों ओर देखा। अंधेरा इतना था कि वो अपनी हथेलियां ठीक से नहीं देख पा रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे से एक सरसराहट हुई। वो आवाज़ गीली थी, जैसे कोई मांस का लोथड़ जमीन पर घिसट रहा हो। अंकित धीरे धीरे पीछे हटा। उसका दिल उसकी छाती को फाड़कर बाहर आने को बेताब था। उसने देखा कि पिशाच धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकल रहा था। इस बार वो और भी भयानक लग रहा था। उसका जबड़ा पूरी तरीके से खुला हुआ था, जिससे पीले नुकीले दांत दिख रहे थे और उसके मुंह से वो लार जैसा एक चिपचिपा पारदर्शी तरल टपक रहा था। वो पिशाच रुका और अपनी नाक सिकोड़ी, जैसे वो अंकित के डर की गंध ले रहा हो। ये ताजा डर की खुशबू। वो पिशाच फुसफुसाया। उसकी आवाज़ अब और भी स्पष्ट थी और उसमें एक क्रूर भूख थी। वो धीरे धीरे अंकित की ओर रेंगने लगा। उसके लंबे नाखून जमीन को खुरच रहे थे। उसमें एक कर्कश आवाज़ पैदा हो रही थी। अंकित ने अपने पिता को जगाने की कोशिश की। उसने अपने पिता को जोर जोर से हिलाया, लेकिन वो नहीं जगे। पिशाच अब केवल कुछ फीट की दूरी पर था। अंकित ने देखा कि उसकी त्वचा के नीचे कुछ रेंग रहा है, जैसे हजारों कीड़े उसकी नसों में दौड़ रहे हों। पिशाच के शरीर में एक हल्का हरा धुआं निकल रहा था, जो जमीन पर फैल रहा था। जैसे ही वो पिशाच अंकित के ऊपर झुका, उसकी ठंडी सांसें अंकित के चेहरे पर पड़ी। अंकित ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी चीख उसके गले में ही फंस गई। जब उसने महसूस किया कि पिशाच का एक लंबा चिपचिपा हाथ उसके गले के चारों ओर लिपट गया है। वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि अंकित का दम घुटने लगा। उसे महसूस हुआ कि पिशाच के नाखून उसकी त्वचा में धंस रहे हैं। दर्द तेज था, लेकिन उससे भी अधिक भयानक ये था कि उसकी जीवन ऊर्जा धीरे धीरे उस प्राणी में समा रही थी। उसे लगा जैसे उसके शरीर से सारी गर्मी खींच ली गई है और वो एक बर्फ का टुकड़ा बनता जा रहा है। तभी एक जोरदार आवाज हुई, उसे छोड़ दो। अंकित ने आंखें खोली। उसके पिता खड़े थे। उनके हाथ में बाइक का एक टूटा हुआ लोहे का हिस्सा था। उनकी आंखों में अब वो डर नहीं था, बल्कि एक पिता का जुनून था। उन्होंने पूरी तरह से वो लोहे का टुकड़ा पिशाच की गर्दन के पिछले हिस्से में दे मारा। एक भयानक चीख गूंजी। ये चीख इतनी तेज थी और तीखी थी कि अंकित के कान सुन्न हो गए। पिशाच झटके से पीछे हटा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन से खून नहीं, बल्कि एक काला गाढ़ा तेल जैसा पदार्थ निकलने लगा। अंकित भागो, मेरी तरफ आओ, पिता ने चिल्लाकर कहा। उन्होंने अंकित का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर खड़ा किया। वे पागलों की तरह सड़क की ओर भागे। पीछे से उस पिशाच की चीखें अब गुस्से में बदल चुकी थी। वो फिर से खड़ा हो रहा था और इस बार उसका शरीर और भी अधिक विकृत हो गया था। उसकी हड्डियां टूटकर नए आकार ले रही थी और अब वो एक विशाल मकड़ी जैसे जीव में बदल गया था। वे सड़क पर पहुंचे, लेकिन बाइक अब बहुत बेकार हो चुकी थी। उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वे उस अंधेरी सुरंग जैसे रास्ते में दौड़ रहे थे और उनके पीछे वो चीज़ तेजी से आ रही थी। अंकित को अपने पीछे उस जीव के पंजों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो हर सेकंड करीब आती चली जा रही थी। हम नहीं बच पाएंगे पापा, वो बहुत तेज है, अंकित हाँफते हुए बोला। उसका फेफड़ा जल रहा था और पैर अब जवाब दे रहे थे, बस थोड़ा और, बस थोड़ा सा और, सामने रोशनी दिख रही है। पिता ने इशारा किया। दूर सड़क के मोड़ पर एक छोटी रोशनी दिखाई दे रही थी। वो शायद किसी गांव की स्ट्रीट लाइट थी या किसी घर का दिया। जैसे ही वे उस रोशनी करीब पहुंचे, पिशाच ने एक लंबी छलांग लगाई। वो अंकित के ठीक ऊपर था। उसके पंजे अंकित के कंधों को चीरने ही वाले थे। तभी वे उस रोशनी के घेरे में दाखिल हो गया। जैसे ही रोशनी ने पिशाच को छुआ, वो एक जोरदार धमाके के साथ पीछे हट गया।
उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और वो तड़पने लगा। रोशनी उसके लिए एक जहर की तरह थी। वो पीछे हटा, अंधेरे की ओर वापस भागा, लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बार अंकित को देखा। उसकी उन खाली आंखों में अब भी वो भूख थी, एक वादा था कि वो फिर से वापस आएगा। अंकित और उसके पिता सड़क किनारे पड़े थे। दोनों की सांसें उखड़ रही थी। वे काफ़ी देर तक चुपचाप लेटे रहे, बस एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। जब वे अंततः खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि एक छोटे से मंदिर के सामने थे। मंदिर का दिया अभी भी जल रहा था, जिसकी हल्की पीली रोशनी ने उन्हें बचाया था। अंकित ने धीमी आवाज में पूछा, वो चला गया? पिता ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में अभी भी एक गहरा सदमा था। उन्होंने अंकित को गले लगा लिया। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे वो सुनिश्चित करना चाहते हों कि अंकित वास्तव में वहाँ है। हाँ हाँ, वो चला गया, लेकिन हमें यहाँ अभी से निकलना होगा। वे पैदल ही घर की ओर बढ़े। रास्ता अब भी लंबा था, लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। जैसे जैसे सुबह की पहली किरण क्षितिज पर दिखाई देने लगी, जंगल का वो डरावना रूप धीरे धीरे ओझल होने लगा। लेकिन जब वे घर पहुंचे और अंकित ने बाथरूम जाकर आईने में अपना चेहरा देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसके कंधे पर, जहाँ पिशाच के नाखूनों ने उसे छुआ था, वहाँ कोई घाव नहीं था, लेकिन वहाँ एक गहरा काला निशान बन गया था। एक ऐसा निशान जो बिल्कुल उसी पिशाच की उंगलियों जैसा दिखता था। अंकित ने अपना हाथ उस निशान पर रखा। उसे महसूस हुआ कि वह हिस्सा अभी बर्फीला ठंडा है, और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कर दी, उसे फिर से वही फटी हुई कर्कश आवाज अपने दिमाग में सुनाई दी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अंकित ने धीरे से आईने की ओर देखा। आईने में उसने अपनी परछाई के पीछे अंधेरे में दो काले गड्ढे उसे घूर रहे थे। वो चीज़ उन्हें छोड़कर नहीं गई थी, वो अब अंकित के अंदर थी। उस रात की यात्रा समाप्त हो गई थी, लेकिन वो बुराई अब उनके घर के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। अंकित ने अपने पिता की ओर देखा, जो बाहर चाय पी रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, इस बात से अनजान कि उनका बेटा अब पूरी तरीके से उनका नहीं है। अंकित के चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान उभरी। उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे फैलने लगीं और उसके गले से एक धीमी गीली घरघराहट निकली। सन्नाटा फिर से छा गया।